Hello all, welcome back to Make Legal. This is the ongoing crash course related to Chhattisgarh Judicial Service Examination. This series becomes very important for all the judicial aspirants who want to prepare and want to crack the prelim examination which is to be held soon. As you know, 23rd February is the last date for filling the forms. So I hope even if you're not filled the form right now, you must have made your mind कि अब आप आगे जाने वाले समय में फिल करेंगे. We have already dealt and completed with the Court Fees Act which you can see in the video session. अभी आने वाले इस क्लास में we'll be dealing with two topics. First is the Registration Act. As you know, Registration Act itself has a lot of sections, but जब हम बात करते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन की तो उसमें कुछ ही सेक्शंस का इंपॉर्टेंस है. As per the analysis of the previous year question of Chhattisgarh and as per the analysis of all the previous year questions of different states, in this session we will be dealing with the most important sections with most important provisions which will be helpful in your prelim examination. अभी हमारा फोकस प्रीलिम को क्रैक करना है. जब मेंस की बारी आएगी तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे इन दैट पीरियड से. अब आते हैं बात दूसरा पार्ट. एक पार्ट हो गया छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि हम अभी डील करेंगे. उसके बाद जब एक बार रजिस्ट्रेशन एक्ट कंप्लीट हो जाएगा देन वील बी डीलिंग विद जीके का पार्ट. सो इस वीडियो में वील बी डीलिंग विद द रजिस्ट्रेशन एक्ट और आज ही आपकी दूसरी एक वीडियो अपलोड होगी जो कि बात करेगी जीके को लेकर, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक जीके. So let's just start with the registration act. As you know that in one of the introductory session which I took, वहाँ पर मैंने आपको एक analysis दिया था. So let's just see the analysis over here. This is the analysis whereby Registration Act comprises in the last year it comprises of 7 questions. Though अगर हम average देखें 4, 5, 3, 4, 7 तो कोई ऐसा set method नहीं कि 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. It varies, right? हम मैक्सिमम फिर से अपने माइंड में वही लेते हैं जैसे कि हमने कोर्ट फीस एक्ट कर लिया था कि 10 क्वेश्चन भी पूछे गए तो वी नीड टू हिट दोज 10 क्वेश्चन. दीज आर दोज माइनर लॉज जहाँ पर हम मिस्टेक्स ना करें तो हमें मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? So accordingly we will study the registration act. We will try to grasp in the most we can do it. So starting with the act itself, make sure you have the register with you, make sure you have the pen with you, and if you don't have the bare act it will work the job. आप बस जो मैं आपको बताती जाऊँ मेन पॉइंट वो आप लिखते जाना. इट माइट बी दी पॉसिबिलिटी कि मैं थोड़ा जल्दी बोलूँ, आप स्लो करके सुन लेना वरना यह हमेशा एक यूट्यूब में आपके रिकॉर्डेड तो रहते ही रहता है तो अब आप बार बार भी देख सकते हैं. दिस इज़ अ मेथड ऑफ क्विक एंड स्मार्ट स्टडी. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज़ मनी राइट नाउ एंड टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. अभी मेरा समय नहीं है, मैं माइनर लॉज में इतना समय नहीं दे सकती. मेरा मोटो यही रहता है कि मैं 30, 35 या 45 मिनट्स मैक्सिमम आपका माइनर लॉ को सम अप कर दूँ एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विदाउट गोइंग अहेड विद द इररेलेवेंट प्रोविजंस. ठीक है, तो द रजिस्ट्रेशन एक्ट इज़ ऑफ 1908. अब रजिस्ट्रेशन एक्ट का सबसे पहले इन्फोर्समेंट देख लेते हैं. 1st day of January 1909 इज द एनफोर्समेंट डेट. Now moving ahead with the most important thing, क्या डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है? आई वोंट से कि डेफिनेशन क्लॉजेस इंपॉर्टेंट रही है तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं. बस एक चीज़ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्लॉज में दी गई है जिसको यहाँ पर डिफाइन करा गया जो कि आप देख सकते हो. तो आपके टीपीए में भी सिमिलर सी कुछ आपको डेफिनेशन मिल जाती है. थोड़ी इंक्लूसिव डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन एक्ट इज़ द ओनली एक्ट विच गिव्स यू द इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अदर दैन दैट वी हैव जनरल क्लॉजेज एक्ट जहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन डिफाइंड है. उसके अलावा कोई भी एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है. तो आप बस क्लॉज नंबर 9 याद रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है. गोइंग अहेड विद द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट विच इज़ सेक्शन 3 जहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल की बात की गई है. तो आपको बस ये याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, nothing else you need to remember. It is the state government who has the authority to appoint the inspector general. Now moving ahead, section 5 4th repealed हो गया. डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट तो इट इज़ ऑल्सो दी स्टेट गवर्नमेंट पावर जो कि वो डिफाइन करेगी. बस कुछ ये आपको इस नहीं पढ़ना है. 6 इज इंपॉर्टेंट विच टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ दी अथॉरिटी. पूरे में स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी हाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं हम नहीं इंक्लूड करेंगे. State government has the authority to appoint the registrars and the sub-registrars in several districts.
Now moving ahead with offices of registrar and sub registrar, कौन establish करेगा? It is the state government who has the authority to establish it. तो देखिए देर, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे ये यहाँ पर हायरार्की है. सबसे पहले इंस्पेक्टर ऑफ योर जनरल इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रार रहते हैं, फिर उसके बाद आपके रजिस्ट्रार्स एंड देन उसके नीचे सब रजिस्ट्रार्स. रिमेंबर दिस हायरार्की. देन इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर्स, इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट हु अपॉइंट्स दोज इंस्पेक्टर्स. तो आप बस आपको इतना याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू स्टैब्लिश द डिस्ट्रिक्ट्स एंड अपॉइंट द ऑफिसर्स ओवर हियर. सेक्शन नंबर बस आपको याद रखना है किस में कौन से अथॉरिटी की बात की गई है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है. सेक्शन नंबर भी पूछा गया था एक बार, और एक बार आपसे जनरल पूछा गया था हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट देम. चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा. अब जरा बात कर लेते हैं सेक्शन 10 की, एब्सेंस ऑफ रजिस्टर और वैकेंसी इन दी ऑफिस. तो भाई अगर एब्सेंस हो रहा है तो हु हैज़ द अथॉरिटी ये जानना है. व्हेन एनी रजिस्ट्रार अदर दैन द रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंसी टाउन इज एब्सेंट अदरवाइज दैन ऑन द ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट और व्हेन हिज ऑफिस इज टेम्पररी वैकेंट, एनी पर्सन whom the इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ. ठीक है, whosoever रजिस्ट्रार की वैकेंसी जनरेट हो रही है इन दी ऑफिस अदर दैन दो सिनेरियो जहाँ पर वो कहीं और डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, या तो टेम्प्रेरी वैकेंसी है, भाई 4-5 दिन के लिए वो वैकेंट है बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज और एनी अदर इशू, इस सिचुएशन में नहीं, बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वैकेंसी है, तब हमने पावर दिया इंस्पेक्टर जनरल को कि वो अपॉइंट करेंगे. और इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन इट इज सिचुएटेड शैल बी द रजिस्ट्रार ड्यूरिंग सच एब्सेंस और अंटिल द स्टेट गवर्नमेंट फिल्स अप द वैकेंसी. एक सेकेंड, मैंने आपको ज़रा से एक चीज़ गलत बता दी. अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस में वैकेंसी है तो हम अथॉरिटी दे देते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, किसको? जनरल इंस्पेक्टर को, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि वो तब तक ये जो टेम्परेरी वैकेंसी है जो कि जनरेट हुई है बिकॉज वो कहीं और काम कर रहे हैं या कुछ भी आपका है, तब इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इंस्पेक्टर जनरल तब तक वो होल्ड कर लेता है. ठीक है, वो पावर कब तक? जब तक कि भाई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ कोई और रजिस्ट्रार को अपॉइंट नहीं कर रही है. सिंपल. तो किसको अथॉरिटी दी गई है? इंस्पेक्टर जनरल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि वो वैकेंसी को फिलअप करेंगे टेम्परेरी बेसिस में अंटिल द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द न्यू रजिस्ट्रार. चलिए बस इतना सफिशिएंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कुछ हमको यहाँ पर नहीं देखना है, अब हम सीधे चलेंगे और चले जाएंगे 16A में. 16A ये देख रहे हैं 2 लिखा हुआ, तो ज़रा साइटेशन 2 देखते हैं क्या है. दिस इज़ 2001 अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्शन. 2001 के थ्रू इंसर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट ओवर हियर इटसेल्फ. जो भी आपके अमेंडमेंट होते हैं आपको यही लिख लेना इम्पॉर्टेंट रहता है. 2001 के थ्रू इंसर्ट हुआ है, पूछा जाता है. इससे पहले काफ़ी स्टेट्स में ये चीज़ पूछी गई. 16 अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट हुआ है 2001. हाँ जी, तो 16 क्या बात करें? कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क. आपको याद होगा अगर 2001 की हम बात करें, 2001 में एक IT अमेंडमेंट हुआ था जिससे हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक यूसेज ऑफ थिंग्स, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हमने डिफरेंट एक्ट्स में इंक्लूड की थी. सिमिलरली 2001 में 16A भी हुआ था, जहाँ पर बात की गई है कि जहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप कंप्यूटर, फ्लॉपी और डिस्केट्स में भी रखेंगे. नथिंग एल्स, यू नीड नॉट रिमेंबर एनीथिंग एल्स अदर दैन दी हेडिंग, कि भाई ये कहा गया कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर, फ्लॉपीज एंड डिस्केट्स एक्सेट्रा. ठीक है, और 2001 का ये अमेंडमेंट है. नाउ मूविंग अहेड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट. देयर आर 2 मेजर इंपॉर्टेंट, 3 हम कहेंगे, 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 17, 18 एंड 49. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. तो सबसे पहला है 17 जो कि बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरली रजिस्टर्ड. अब सीधे हम आएंगे इधर, कोई भी गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन इंस्ट्रूमेंट है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो उसका रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. अगर आप ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे गिफ्ट कर ले रहे हैं तो लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अंटिल अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड इन हिज ओन नेम. अब यहाँ पर जब हम मेंस में पढ़ते हैं, यहाँ पर तो मैंने प्री में कुछ नहीं लिया है, पर मेंस की अगर हम बात करें तो इसी चीज़ को हम 2 चीज़ों में पढ़ते हैं.
एक हम पढ़ते हैं हिंदू लॉ, ठीक है, एक हम पढ़ते हैं हिंदू लॉ और दूसरा पढ़ते हैं मुस्लिम लॉ। अब थोड़ा समझते हैं इस बात को। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में ये चीज़ है, हिंदू लॉ कहता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड गिफ्ट किया जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि टीपीए भी यही बात करता है। अगर आप टीपीए आपने पढ़ा है, अभी हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ेंगे, तो टीपीए में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम लॉ में इट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। मुस्लिम लॉ में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर रहे हैं, अगर वो ओरली जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। वेयर अगर रिटन फॉर्म में आप कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। अंडरस्टूड। हिंदू लॉ में ओरल तो आप ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट के थ्रू देनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही देनी है। मुस्लिम लॉ में ऐसा है कि अगर ओरली आप दे रहे हो वैलिड इनफ, अगर आप लिख के दे रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, सिंपल, याद रखिएगा ये बात। आगे चलते हैं। एक तो हो गया गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दूसरा पार्ट, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच पर्पट ऑपरेट्स टू क्रिएट, कोई भी ऐसी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन टेस्टामेंट्री मतलब अदर दैन विल्स, टेस्टामेंट्री कौन सी विल्स है हमारी, और टेस्टामेंट्री का मतलब कहते हैं जो कि एक किसी की डेथ के बाद हो चलेगी, तो ये नॉन टेस्टामेंट्री है। जो कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पर्पस और ऑपरेट्स टू क्रिएट, या तो उसका पर्पस ही है या तो वो क्रिएट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, असाइन कर रहा है, लिमिट कर रहा है और एक्सटिंग्विश कर रहा है कोई भी टाइटल, राइट, इंटरेस्ट, ठीक है। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन राइटिंग जो कि किसी और के राइट को डिक्लेयर, असाइन, लिमिट कर रहा होगा, तो हम उसको, अगर 100 रुपये से ज़्यादा है, 100 रुपये या उससे ज़्यादा है, या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, दो चीज़ें यहाँ पर, 100 रुपये या उससे ज़्यादा या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, ठीक है। अब व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अगर यही चीज़ कोई टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट करेगा तो क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसकी बात यहाँ नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ कंपलसरी में अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, या तो वो क्रिएट कर रहे हैं कोई राइट, या तो डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश, 5 चीज़ें, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में। क्या, कोई राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, कोई राइट, टाइटल और इंटरेस्ट जो कि या तो वेस्टेड हो या तो कंटिन्यूस, वेस्टेड मतलब तुरंत हो जाए, या तो किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर बेस्ड है। उसका कितना वैल्यू है, उस वैल्यू जो चीज़ डिक्लेयर हो रही, राइट हो रही है, वो 100 रुपये ज़्यादा है, 100 रुपये या 100 रुपये ज़्यादा है, या तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, ठीक है। इसी चीज़ का सी पार्ट कहता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन और अमाउंट ऑफ द क्रिएशन। जैसे मान लीजिए मेरा कोई 2000 का लोन लिया था, अब उसमें से वो 1000 रुपये मुझे रीपे कर रहे हैं। अब ये 1000 रुपये जिन्होंने रीपे किया है, ये रिसिप्ट हुई किसी कंसिडरेशन की, पेमेंट की, ये चीज़ का भी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अंडरस्टूड। जो कि क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट कर रहा था कोई भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, तो उसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट होगा, कोई भी रिसिप्ट जनरेट हो रही है, वो भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। फिर लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि ईयर टू ईयर हो, इसमें 3 काइंड्स ऑफ लीजेस की बात की गई, या तो ईयर टू ईयर वाली लीज हो, या तो एनी लीज एक्सीडिंग 1 ईयर हो, या फिर रिविजनल लीज हो जो कि ईयरली रिवाइज हो रही हो। तो 3 काइंड्स ऑफ लीज का इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ईयर टू ईयर जो कि रिवाइज हो रही हो, रिजर्विंग एंड ईयरली रेंट, तो जो कि ईयर टू ईयर हो, या तो एक्सीडिंग 1 ईयर का कोई लीज हो, या फिर जिसमें हमने 1 साल का रेंट ऑलरेडी रिजर्व कर लिया, उस सिचुएशन में आपकी ये तीनों लीज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आएंगी। नाउ मूविंग अहेड, ई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कुछ नहीं, जैसा कि पहले था इस वाली सिचुएशन में, जहाँ पर एक पर्सन खुद से कोई राइट को डिक्लेयर, असाइन या लिमिट कर रहा था जो कि 100 रुपये से ज़्यादा था और इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, तो रजिस्ट्रेशन हमने कंपलसरी की थी। सिमिलरली अगर डिक्री के थ्रू और या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोई कोर्ट के डिक्री या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के थ्रू यही सिमिलर चीज़ हो रही होगी, डिक्लेयर सेम चीज़, यही चीज़ लिखी हुई यहाँ पर, ऑपरेट, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट जो भी हो रहा है, जिसकी वैल्यू वही 100 रुपये या 100 रुपये ज़्यादा या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड,
तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अंडरस्टूड? 5 चीज़ें फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। गिफ्ट ऑफ इमूल प्रॉपर्टी का कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें कोई भी क्रिएट, डिक्लेयर, लिमिट, एक्सटिंग्विश कर रहा हो कोई राइट, टाइटल या फिर इंटरेस्ट, 100 रुपये ज़्यादा या तो इमूल प्रॉपर्टी रिलेटेड, तब कंपलसरी। अगर इसी चीज़ को लेके कोई रिसिप्ट या पेमेंट हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। कोई आपकी लीजेस है या तो ईयरली टू ईयरली जिसमें आपका 1 साल का रेंट रिजर्व कर लिया गया है, या तो आपका एक्सीडिंग 1 ईयर, तो फिर वो कंपलसरी है। या फिर यही नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्रिएशन और लिमिटिंग ऑफ राइट्स और टाइटल एक्सेट्रा कोई डिक्री या कोर्ट कर रहा हो, डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स हो, तो ये सब भी कंपलसरी है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस प्रोवाइजो। इस पर क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है कि बच्चे यहाँ तक तो पढ़ लेते, प्रोवाइजो को नहीं देखते। जरा हम प्रोवाइजो पढ़ते। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट एग्जेम्प्ट फ्रॉम दी, एग्जेम्पशन की बात की जा रही है, exempt from the operation of this subsection any lease executed in any district or the part of districts, the terms granted by which do not exceed 5 years and the annual rent reserved does not exceed 50 rupees। तो एग्जेम्पशन ऑफ किस लीज के स्टेट गवर्नमेंट को हमने अथॉरिटी दी है कि वो चाहे तो ऐसी कोई लीज जो कि 5 साल से ज़्यादा की ना हो और जिसमें रेंट कितना ना हो 50 रुपीज़। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर वर्ड और यूज़ करा गया है कि या तो 50 से ज़्यादा का रेंट या तो 5 साल से ज़्यादा का कोई ना हो। ये कहा गया नहीं, एंड जिसमें, ये देखिए टर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम यही मिस कर लेते हैं और हम पे नहीं निकाल पाते हैं, ये हम वर्ड्स नहीं पढ़ सकते। बात की गई है स्टेट गवर्नमेंट पर अथॉरिटी है कि वो वैसे तो सारी लीजेस को अलाउ करेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी इमोल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो कुछ को एग्जेम्प्ट कर सकता है। कौन सी लीजेस? जिसमें ईयर जो है वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं है और जो रेंट दिया जा रहा है ईयरली रेंट वो कितना है, एनुअल रेंट की बात की, मंथली रेंट की बात नहीं है, एनुअल रेंट, ईयरली रेंट कितना होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। इस सिचुएशन में भाई स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देगी ऐसी कोई लीज को। आगे आ जाते हैं 1A, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स जो कि आपका 53A पार्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। अब ये बहुत आपके लिए देखिए, ये भी अगर यहाँ पर भी 1 लिखा है साइटेशन, तो ज़रा हम देखें तो ये 2001 का अमेंडमेंट है, दिस इज ऑल्सो 2001 का इंसर्शन 1A, बट नाउ इज इट नॉट, दिस थिंग इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बस ये याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं, एग्जामिनर है तो भी पूछ सकते हैं, तो आप बस ये याद रखिएगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपके 53A रिलेटेड है उनका कंपलसरी है, ये 2001 में ही इंसर्ट किया गया। अब नथिंग इन दिस क्लॉजेस B and C अप्लाइज टू, जो B and C की बात की गई है, B and C कौन से, ये अदर नॉन टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिनका एक्नॉलेजमेंट की बात की है, ये सब में ये सब चीज़ें जो लिखी गई है ये इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज डीड नहीं, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी का नहीं, कोई डिबेंचर नहीं, ये सब नहीं पूछा जाता है, इतना मत ध्यान दीजिएगा। एनी ग्रांट और प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट और पार्टीशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो बस एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 इज़ नथिंग बट समथिंग अपोजिट टू व्हाट इज रिटन इन योर सेक्शन 17। उसमें अदर इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात की गई थी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 18 बात करता है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की। सेक्शन 17 डील्स विद योर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ऑन द अदर हैंड सेक्शन 18 डील्स विद ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, तो जरा देखते हैं। सेक्शन 18 कहता है इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। कौन से सबसे पहले, इंस्ट्रूमेंट्स अदर दैन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट्स एंड विल विच पर्पज टू क्रिएट। जैसे उसमें क्या था, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर क्या है, सिमिलरली कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री नहीं, यहाँ पर वर्ड यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट जिनकी वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ है या इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड पर वैल्यू लेस देन 100 है, और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, नॉट नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। मार्क माई वर्ड्स बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन। हम स्मार्ट स्टडी करते करते वर्ड्स को गौर नहीं करते, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि याद रह चीज़ें। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो
जो कि क्रिएट, लिमिट, एक्सटिंग्विश कर रहा हो किसी के भी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, बट उसकी वैल्यू लेस देन 100 हो, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो। पर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड में इंस्ट्रूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सिमिलरली बी बात कर रहा है कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जो कि रिसिप्ट और कंसिडर एक्नॉलेजमेंट कर रहा हो कोई रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का। अब लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लीज कभी मूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं होती है, लीज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही होती है। बट उसमें जैसे था ईयर टू ईयर, एक्सीडिंग 1 ईयर, इसमें है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। या फिर कोई ऐसी लीज जो कि ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 70। कौन सी लीज एग्जेम्प्टेड थी? स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जाम की थी ना, 5 साल जिनका रेंट एनुअल रेंट 50 रुपये से कम हो या 50 रुपये, तो वो एग्जेम्पशन, तो वो लीजेस ऑप्शनल है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग और साइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर, वही जो इसकी बात की गई थी बी वाले पार्ट की, सॉरी ए वाले पार्ट की, वही सिमिलर बात यहाँ की गई है। डिक्री और ऑर्डर के थ्रू जिसका वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो, और ये भी इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। डी इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन विल which purpose or operates to create, declare, assign, limit, extinguish any right to or in movable property। जैसे हमने यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की थी, सिमिलरली मूवेबल प्रॉपर्टी की बात क्लॉज डी कर रहा है। ई में wills is optional and other documents which does not require registration under section 70। तो सेक्शन 70 में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको हमने नहीं रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन, तो वो भी सर इसमें इंक्लूडेड है। तो दिस Section 18 is an inclusive definition. Section 18 is not exhaustive definition but inclusive definition। इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए मूविंग अहेड विद 23, सेक्शन 23। 17 18 के बाद सीधे आप 23 में जंपिंग करिए, ये सब आपके यूजलेस है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 23 ऑलरेडी आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट, भाई डॉक्यूमेंट तो आपने कर लिया, अब कब आप कितने समय में आपको प्रेजेंट करना है? तो विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, जिस दिन से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा उस दिन से 4 महीने का समय है कि आप चले जाइए और उसको रजिस्टर करा दीजिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन मतलब जब विटनेसेस भी उसको साइन कर दे और पार्टीज भी उसको साइन कर दे, ठीक है। जब रजिस्ट्रार के पास जाके आप एग्जीक्यूट कराते हैं डॉक्यूमेंट, जिसमें विटनेसेस भी देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से कोई डॉक्यूमेंट को, कोई भी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब इस सिचुएशन में 4 महीने का समय दिया जाता है आपका रजिस्ट्रेशन कराने का। 4 महीने का समय तो आपको याद रहेगा, कब से याद नहीं रहता, इसलिए प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। फाइन। चलिए 23A बात करता है री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट्स। री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन documents, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, if in any case a document requiring registration has been accepted for registration by a registrar or sub-registrar from a person not duly empowered to present the same, रजिस्ट्रेशन के लिए तो ले लिया गया, पर किस पर्सन ने जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, एंड हैज़ बीन रजिस्टर्ड, और उन्होंने रजिस्टर भी कर दिया, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है और मैंने उसको रजिस्टर भी कर दिया। एनी पर्सन क्लेमिंग may within 4 months from the first becoming aware of the registration of such document as invalid। तो सिंपल सी बात है, अगर री रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा रहे हैं जहाँ पर आपने पहला का जो रजिस्ट्रेशन कराया वो बिना आपके फॉल्ट के, अथॉरिटी के फॉल्ट से उसका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन हुआ, तो जिस दिन भी आपको इस चीज़ की नॉलेज आएगी उस दिन के बाद भी आपको वही ओरिजिनल 4 months का समय मिलेगा फ्रॉम गोइंग टू गो अहेड एंड रजिस्टर दी डॉक्यूमेंट, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 महीने का ही समय है री रजिस्ट्रेशन का, बस सेक्शन नंबर याद रखिएगा। 23 बात करता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की, 23A विच इज़ बीन इंसर्टेड बात करता है आपकी री रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। डिफरेंट पर्सन से एग्जीक्यूट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, 4 महीने के अंदर जब जब डिफरेंट एग्जीक्यूशन हो आप रजिस्टर करा लीजिए, नो प्रॉब्लम। डिफरेंट पर्सन से आपको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए एक ने एग्जीक्यूट मतलब एक विटनेस ने साइन किया 1 तारीख 1 जनवरी को, दूसरे ने साइन किया 5 जनवरी को, तो आप चाहें तो डिफरेंट समय मतलब 1 जनवरी से 5 जनवरी तक का वेट कर लीजिएगा, पूरा जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तब 4 महीने कर ले, या जब भी जिसने रजिस्टर किया उसके बाद भी आप, सॉरी जिसने भी एग्जीक्यूट करा है आप जाके रजिस्टर करा सकते हो, तो नो प्रॉब्लम।
फाइन। सेक्शन 25 कहते हैं प्रोविजन वेयर डिले इन प्रेजेंटेशन इज अनअवॉइडेबल। मान लेते हैं 4 महीने के अंदर कोई पर्सन जाके रजिस्टर नहीं करा पाया और पर उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ है कि वो क्यों नहीं रजिस्टर करा पाया, ठीक है। जहाँ पर डिले डज नॉट एक्सीड 4 months मे डायरेक्ट ऑन द पेमेंट ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10 times द अमाउंट ऑफ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फ़ी। यहाँ पर बात की गई है कि इन केस आपका डिले हो गया तब इस केस में आपको फ़ाइन देना पड़ेगा जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 times दी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फ़ी। अगर आप 10 मतलब मान लेते हैं 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी थी तो हम मैक्सिमम 10 times ऑफ 100 रुपीज़ ले सकते हैं एज अ फ़ी, डिफ़ॉल्टिंग फ़ी। अदर देन दैट आप चाहो तो उसके बाद अगर आप फीस पेड हो गई हो तो एक्सेप्टेड हो जाएगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कितना फ़ाइन लगेगा? नॉट एक्सीडिंग 10 times दी रजिस्ट्रेशन अमाउंट। 26 बात करता है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुआ था, मतलब मेरे विटनेसेस हमारी पार्टी सब आउट ऑफ इंडिया थी पर प्रॉपर्टी इंडिया में ही थी, तो बाहर फॉरेन लैंड में भी एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो जब भी एग्जीक्यूट हुआ जब भी तो दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज सो एग्जीक्यूटेड एंड इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months आफ्टर इट्स अराइवल इन इंडिया। तो जनरल रूल है अगर इंडिया में ही एग्जीक्यूट हो रहा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन 4 महीने का समय, बट अगर फॉरेन कंट्री में हो रहा है तो जब भी आप इंडिया में अराइव हो रहे हो उसके 4 महीने के अंदर आपको क्या कराना है? एग्जीक्यूट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों चीज़ों का। 27 वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेक्शन नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो मैं आपको प्रोविजंस पढ़ा रही हूँ, मैंने ये इंपॉर्टेंट लिखा है, मैं इसको रबी कर देती हूँ, आप कंफ्यूज हो गए। जो मैं सेक्शन नंबर आपको पढ़ा रही हूँ, मेक श्योर यू ऑल्सो रिमेंबर दी सेक्शन नंबर ऑफ इट। विल्स मे बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम। हमने जनरल रूल देखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका प्रेजेंटेशन रजिस्ट्रेशन 4 महीने के अंदर ही होना है फ्रॉम दी एग्जीक्यूशन या फ्रॉम दी अराइवल इन इंडिया। बट दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू विल्स। विल्स at any time may be presented for registration or deposited in manner hereinafter provided. So for wills there is no time limit. Make sure in the paper, जब prelim का पेपर देखें तो आप देखें वहाँ विल्स के टाइम की बात की गई कि जनरली डॉक्यूमेंट्स की बात की, जनरल डॉक्यूमेंट्स 4 महीना, विल्स के लिए नो टाइम लिमिट। फाइन। 28 में से ये देख लीजिए कहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट का हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। भाई हमको जाना है रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है, ये तो समझ में आ गया, पर किस डिस्ट्रिक्ट में जाए? तो जहाँ पर भी इन द डिस्ट्रिक्ट द होल और सम पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच सच डॉक्यूमेंट रिलेटेड इज सिचुएटेड। हमें किसके पास जाना है? सब रजिस्ट्रार के पास जाना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या तो पूरी प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी भी सिचुएटेड। वेरी सिंपल। बस अब सीधे आप आ जाइए 32। कम टू सेक्शन 32। Who all are persons are eligible to go ahead and register the document except in the cases mentioned in section 31, 88, ये सब हटा दो, not important। अब हम देखते हैं by some person executing or claiming under the same, ठीक है, और in the case of copy of a decree or order claiming under decree or order। कोई भी पर्सन जो कि एग्जीक्यूट करा रहा हो कोई भी डॉक्यूमेंट, उसके पास अथॉरिटी है कि वो जा सकता है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन ने 80 years का नहीं वो जा सकता है, तो उसने अपने सन को या किसी फ्रेंड को असाइन कर दिया, अपना असाइन मतलब दे दिया हो रहा है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द केस है, जैसे लॉयर हो गए या कोई फ्रेंड हो गया जो कि उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो जा सकते हैं, या उनका कोई एजेंट। तो 3 लोग हैं, या तो पर्सन इज सेल्फ अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट और एनी रिप्रेजेंटेटिव और द असाइनी, एंड 4th इज योर एजेंट। इन सब के पास अथॉरिटी है कि वो जाके रजिस्टर करा सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड विथ सेक्शन 38। 32 के बाद सेक्शन 38 पे आ जाइए प्लीज। हाँ, हु ऑल आर द पर्सन्स फ्रॉम persons exempted from appearance at registering officer। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कि एग्जेम्प्टेड है कि अगर वो अपियर नहीं भी करेंगे तो भी द वर्क विल बी डन। सो पहला, कोई ऐसा पर्सन हु बाय रीजन ऑफ बॉडीली इन्फॉर्मिटी इज अनेबल विदाउट रिस्क और सीरियस इनकन्वीनियंस टू अपीयर। तो कोई बॉडीली इन्फॉर्म पर्सन है, उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। कोई इन जेल है अंडर सिविल और क्रिमिनल प्रोसेस, तो वो एग्जेम्प्टेड है। जो कि
कोर्ट ने ही पर्सनल अपीयरेंस एग्जाम कर रखा है, पर्सन एग्जाम्ड बाय लॉ फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट एंड हु वुड बट फॉर द प्रोविजन नेक्स्ट इन आफ्टर कंटेंट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द पर्सन। नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, हमको बस ये याद रखना है तीन काइंड ऑफ पर्सन को हमने एग्जाम किया गया, लॉ ही एग्जाम करता है अंडर सेक्शन 38। एक जिनको बॉडीली इन्फॉर्मिटी है, सेकेंड कोई ऐसे पर्सन जो कि जेल में हो, एंड थर्ड जो कि लॉ ने ही उनको एग्जाम करा है। बस बात खत्म ही होगा, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। गोइंग अहेड विद सेक्शन 40, पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। अभी जो हमने सेक्शन 32 में देखा कौन कौन से पर्सन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, द सेम डज नॉट अप्लाइज टू योर विल्स, क्योंकि विल में जो पर्सन एग्जीक्यूट करता है वो तो डेथ हो जाती है ना, विल में तो डेथ हो जाएगी तभी तो एग्जीक्यूशन आगे एग्जीक्यूट होगी प्रॉपर्टी। तो 40 बात करता है द टेस्टेटर और आफ्टर हिज डेथ एनी पर्सन क्लेमिंग एज एग्जीक्यूटर और अदरवाइज अंडर अ विल मे प्रेजेंट टू द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, द डोनर और आफ्टर हिज डेथ द डोनी और एनी अदर अथॉरिटी टू अडॉप्ट। इस सिचुएशन में ये लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है कि वो जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, टेस्टेटर, एग्जीक्यूटर, डोनर, डोनी, और जिनके पास अथॉरिटी टू अडॉप्ट दी गई है। ठीक है, बस 40 पढ़ना है। एक बार जरा मैं देख लूँ 41 आपके लिए यूजफुल है तो मैं आपको ये करा देती हूँ। चलिए ठीक है, बस सिंपल सा आ गया। आपको रजिस्ट्रेशन करानी किसी विल या अथॉरिटीज टू अडॉप्ट की, तो आप कोई भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स का जो मैनर है वो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक बार ज़रा एक काम करिए, सेक्शन 17 में आ जाइए। आई जस्ट रिमेंबर मैंने आपका एक लास्ट प्रोविजन सेक्शन 17 का मैंने मिस आउट कर दिया था, जिसमें बात की गई है क्या अथॉरिटीज़ टू अडॉप्शन दिया गया है तो क्या वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो आंसर इज़ यस। अडॉप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, अडॉप्शन का रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, वो ऑप्शनल है। बट अगर हम किसी और को अथॉरिटी दे रहे कि मेरे बिहाफ में आप अडॉप्ट कर लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो भी अडॉप्शन ऑफ सन। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट। 17 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट अथॉरिटीज टू अडॉप्ट अ सन एग्जीक्यूटेड, ये सब जरूरत नहीं है, एंड नॉट कन्फर्ड बाय द विल शैल बी रजिस्टर्ड। अगर विल के अंदर आपको ये अथॉरिटी दी जा रही है तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, बट अदरवाइज किसी और को कोई अथॉरिटी दी जा रही है अडॉप्ट करने की सन, तो वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, 17 ये बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस की 50 हाँ TPA में, तो वो भी आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, पहले ऐसा नहीं था। चलिए अब आ जाइए डायरेक्टली 47 सेक्शन 47 में, टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स। A registered document shall operate from the time from which it would have commenced to operate, if no registration thereof has been required or made, and not from its time of registration। सिंपल से कहता है कि भाई हम कब से माने कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अब रजिस्टर्ड हो गया तो कब से ऑपरेट करेगा। इसका जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है, मतलब जिस दिन भी रजिस्टर हो, मान लेते हैं थोड़ा सा फॉरेन लैंड वाला लेते हैं, फॉरेन लैंड में 2020 के समय हमने कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा, ठीक है, मान लेते हैं गिफ्ट ऑफ रिमोट प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करा वो फॉरेन लैंड में, फिर कोविड आ गया, आपको पता था सब चीज़ें रुक गई हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं जा सकता था, कोई इंडिया नहीं आ सकता था ना, इंडिया से बाहर जा पा रहा था। अब जब भी खुला, मान लीजिए 2022 में मुझे समय मिला या मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंडिया में आ सकूँ, जब मैं आई 2 साल बाद मैंने रजिस्टर कराया डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन आया कब से ऑपरेटेड करें, 2022 इज द डेट जब हम मानेंगे कि भाई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट होगा, या फिर बैक फ्रॉम 2020। 47 बहुत क्लियरली कहता है कि जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ है उस दिन से नहीं, रादर हम ये मानते हैं अगर ये नॉन रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट होता, अगर इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती तो आप कब से मानते, आप तो मानते जिस दिन ये एग्जीक्यूट हुआ था, मतलब 2020 में अगर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप उस दिन से मानते कि भाई ये डॉक्यूमेंट इन ऑपरेशन है, तो रजिस्ट्रेशन का जो इफेक्ट है वो है बैकडेट इफेक्ट, इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो रजिस्ट्रेशन का ऑपरेशन डेट इज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट गॉट एक्चुअली रजिस्टर्ड। अंडरस्टूड? नाउ 49 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा था ना
आपसे 2-3 सेक्शन इंपॉर्टेंट थे, तो उनमें से 49 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये 47 इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आपका होगा एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन? अगर हमने कोई रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था जिसका सेक्शन 17 के अंदर मैंने रजिस्टर नहीं कराया, तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने गिफ्ट किया है या कोई क्रिएशन ऑफ राइट किया, किसी के नाम कर दी कोई प्रॉपर्टी, उस सिचुएशन में वो अफेक्ट नहीं होगी. मतलब जिसकी वो पहले प्रॉपर्टी थी वही रहेगी. क्यों? क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं कराया. विल नॉट इफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोई भी पावर ऑफ अडॉप्शन नहीं मिलेगा. 17(3) देखा ना हमने, जहाँ पर कहा अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट किया गया है ऑफ अ सन, तो वो कंपलसरी है. याद रखिएगा, सन की बात की, डॉटर की बात नहीं की गई है. अगर ऐसा हमने कन्फर्मेशन दिया था पर हमें रजिस्टर नहीं कराया, तो उसके पास कोई भी पावर ऐसा कन्फर्म नहीं हुआ. एंड थर्ड, बहुत अच्छी बात कह रहा है कि अगर आप चाहेंगे उस डॉक्यूमेंट को एविडेंसेस में लेना, तो भी आप एविडेंसेस में नहीं ले पाएंगे. फाइन, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. 3 चीज़ें एविडेंस में नहीं ले सकते हैं, कोई भी पावर नहीं दी जाएगी आपको अडॉप्शन की, और कोई भी प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं हो सकता. जिसके नाम पहले थी वही रहेगी. अब 60 में आ जाइए, सेक्शन 60 विच टॉक्स अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. कम टू सेक्शन 60. बस कुछ नहीं याद रखना, बस इतना ही याद रखना. सेक्शन 60 टॉक्स अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. कल को अगर मान पूछ लेते हैं तो हमको याद रहे. एंड सेकेंडली, हु कैन गिव यू दैट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट? हु हैज़ द अथॉरिटी? तो कौन सा अथॉरिटी? ऑब्वियसली रजिस्ट्रार के पास. सब रजिस्ट्रार सबके पास ये अथॉरिटी है. जो आपका इशू कर रहा होगा उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दें. 70 के बाद आप डायरेक्टली आ जाइए 60 के बाद आप आ जाइए 71 में, विच टॉक्स अबाउट रीजंस फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन. रीजंस फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर. अगर सब रजिस्ट्रार कोई भी रिफ्यूज़ कर रहा होगा तो ऐसे नहीं रिफ्यूज़ करेगा. ही नीड टू गिव स्पेसिफिक रीजंस फॉर विच ही इज़ रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर दी सेम. ठीक है. 71 इज सिंपल, वेरी सिंपल. इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मैं आपको बस एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है ना वो बता रही हूँ. अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ किया है रजिस्टर करने से, तो आपके पास क्या राइट है? 72 इस चीज़ की बात करते हैं. यू हैव अ राइट टू अपील टू दी रजिस्ट्रार. ठीक है. If there is an order of refusal by the sub registrar, then आप within 30 days रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. रिफ्यूज़ल के ऑर्डर से 30 दिन का समय है टू अपील टू द रजिस्ट्रार. ओके, फेयर इनफ. इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं. अब आगे आ जाते हैं. 77 बात कर रहे हैं, अगर रजिस्ट्रार ने भी रिफ्यूज़ल दे दिया, रजिस्ट्रार के पास ही केस था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में फिर से वही विदिन 30 डेज आप अपील कर सकते हैं. कहाँ पर, कैसे अपील? सॉरी, अपील इज़ नॉट अलाउड. आई एम सॉरी. अगर आपने रजिस्ट्रार ने आपको रिफ्यूज़ करा गया है तो अब अपील का कोई ऑप्शन नहीं है. अब आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सूट फाइल, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं विदिन 30 डेज. 30 डेज के विदिन सूट फाइल होगा. अब मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बताती हूँ. सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ किया तो आप 30 दिन के अंदर अपील करके रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं. रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ किया तो अब कोई अपील नहीं हो सकती. अब सीधे आप इंस्टीट्यूट करेंगे कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, जो भी जुरिस्डिक्शन में आपका कोर्ट लाई कर रहा हो उस डिस्ट्रिक्ट में जाके विदिन 30 डेज. 30 डेज इज सिमिलर. 78 की वजह हेडिंग, क्योंकि कुछ एग्जाम में पूछ जाती है कि रजिस्ट्रेशन में जो भी फीस की बात कर रहे हैं तो किसके पास अथॉरिटी है कि वो फिक्स कर सकता है? इट इज़ दी स्टेट गवर्नमेंट की आज अथॉरिटी टू फिक्स दी फीस, नथिंग एल्स. इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं करना है. अब आ जाते हैं 81 और 82, क्योंकि पेनाल्टी की बात कर रहे हैं. बस इसमें कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस एक हेडिंग याद रखनी है और इसके बाद मैं आपको याद दिलाऊंगी जो इम्प्रिजनमेंट या जो भी पनिशमेंट है. 81 बात करता है पेनाल्टी फॉर incorrectly endorsing, copying, translating और registering documents with intent to injure. तो अगर किसी का इंटेंट है इंजरी कॉज करने का और तब वो रजिस्टर कर रहा है कोई डॉक्यूमेंट, उस सिचुएशन में उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? मे एक्सटेंड टू 7 years और विथ फाइन और विथ बोथ. ठीक है.
ऑन द अदर हैंड 82 बात करता है कोई डिलीवरी ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, फॉल्स कॉपीज दे रहा है, ट्रांसलेशन है, यहाँ पर फॉल्स चीज़ें हो रही हैं, अबेटमेंट हो रहा है, तो सेम मे एक्सटेंड टू 7 years और विथ फाइन और बोथ सेम स्टेज। ओके, वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। अब बस हम लास्ट के 2 सेक्शन करेंगे, 85 एंड देन सेक्शन 90, 2 सेक्शन एंड देन वी वाइंड अप दी सेशन। 85 कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले आपको पूछा गया 2023 में, इसको पूछा गया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अदर देन विल्स रिमेनिंग अनक्लेम्ड इन एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 2 years में बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है, रजिस्ट्रार ऑफिसर्स को अथॉरिटी दी है कि डिस्ट्रॉय डॉक्यूमेंट पर जो कि 2 साल तक अनक्लेम्ड है, तभी 2 साल के पहले कोई डॉक्यूमेंट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई इंसान भूला भटका आके ले जाए, तो 2 साल तक का इज़ द रीजनेबल टाइम पीरियड जो कि अलाउ किया गया। ना गोइंग अहेड विद सेक्शन 90, बस कुछ नहीं, उसमें हम हेडिंग वेडिंग थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय और बाय द गवर्नमेंट, तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स का एग्जाम्पशन दिया गया है। कौन से डॉक्यूमेंट है, जो कि किसी डॉक्यूमेंट इशूड और अटेस्टेड, हाँ इधर से पढ़ते हैं, जो कि सेटलमेंट और रिविजन और सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू रिलेटेड हो, या फिर कोई सर्वे ऑफ एनी लैंड से रिलेटेड हो, या फिर कोई इशू करे गए बाय पटवारी और द ऑफिसर्स चार्ज, ठीक है, पीरियडिकली फाइल्ड है, ये सब एग्जेम्प्टेड है। कोई सनद, इनाम, टाइटल डीड्स और द डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस ग्रांट बाय द गवर्नमेंट ऑफ लैंड और एनी इंटरेस्ट ऑन द लैंड, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, जो कि एग्जेम्प्टेड हैं। फिर आगे आपके कोई नोटिसेस, इतना ज़्यादा नहीं, बस नोटिसेस या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एंड मैप शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस डीम्ड टू बी, ठीक है, बस इतना समझिए, कोई लैंड रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू रिलेटेड, कोई पटवारी रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट लैंड रिलेटेड, कोई नोटिसेस रिलेटेड टू लैंड इटसेल्फ, ये सब एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि बहुत पीरियडिकल इन नेचर होते हैं, तो इन सब का एग्जेम्पशन दिया गया। एंड विद दिस वी कम एंड एंड आर सेशन ऑफ टुडे। आई होप द क्लास वॉज इंटरेस्टिंग, मैंने मेन मुद्दों पे ही बात की है, इधर उधर भटकाया नहीं है, मैंने कहानियाँ नहीं बनाई है, सो दैट आपका कम टाइम वेस्ट होता है। आई माइट हैव गॉन टू फास्ट, बट आपके पास ऑप्शन है धीमा करके सुनने का, और कभी आपको कोई डाउट हो प्लीज़ लीव द कमेंट, आई विल रीड दैट एंड आई कम अप in the comment itself if I will be able to solve, or if not then in the next session I will be dealing with those this thing, your doubts, and I am thinking about going ahead with the doubt sessions. If थोड़े बहुत subjects हो जाएंगे ना, then I'll go ahead with the live doubt session whereby you can go ahead with your doubts and we'll solve it, ठीक है। For this I'll end. I hope that it was understanding, and secondly I hope that you do well in your exam and prepare well for this.